ਅੱਗੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਡੇ ਝੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਨਾਲੇ ਟੈਮਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। Comrades, this is the Vanguard and today our guest सरला जाखड़ जी, जिन्होंने यूपीएससी में 593 रैंक हासिल की है। श्री डूंगरगढ़ रीजन से आते हैं, देहात से स्पेशली एंड किसान कम्युनिटी से। सो उन्होंने कोल असी गल करांगे आज। सो वेलकम मैडम। थैंक यू सो मच सर। मैम, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा 6th अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू था। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ आपको रेवोल्यूशनरी कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने ये मुकाम हासिल किया आपकी पूरी फैमिली को। ये 6th अटेम्प्ट था, इंटरव्यू पहला था। हाँ जी, इंटरव्यू बहुत पहला अटेम्प्ट। रिटर्न कितने दिए? रिटर्न भी मेरा पहला था सिविल्स का, और इंटरव्यू भी मेरा सिविल्स का पहला था। मतलब 5 अटेम्प्ट में फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई कभी? नहीं सर, क्योंकि पहले के जो 3 अटेम्प्ट थे उसमें तो मेरा जीएस का इशू था थोड़ा बहुत। फिर जो लास्ट के 2 अटेम्प्ट थे 23 के और 21 के, तो उसमें सीसेट नहीं निकल पा रहा था, जीएस हो गया था। सीसेट प्री में रह गए थे? हाँ जी। तो बीच बीच में मैंने बहुत सारे और एग्ज़ाम्स दिए थे, जैसे सीडीएस था, सीएपीएफ था। तो कभी फ्रस्ट्रेशन एक बार लगता था कि छोड़ देते इस जर्नी को, पर आई थिंक मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा था और थोड़ा सा मेरा ये भी था कि मेरे को अपना ड्रीम चेज़ करना है। तो मैं लगी रही कि इसको तो छोड़ नहीं सकते। इस बीच में मैंने काफ़ी और एग्ज़ाम्स दिए थे, जैसे सीएपीएफ का मैंने इंटरव्यू दिया है मैंने। सीडीएस एंड सीएपीएफ, हाँ सीडीएस दिए थे मैंने 3 बार, रिटर्न क्लियर किया है मैंने तीनों बार में। और सीएपीएफ दिया था, वो होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, पैरामिलिट्री फोर्सेस। यस, इन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट आया 4 टाइम मैंने दिया था, 3 बार दिया मैंने। इंटरव्यू मैंने उनका 1 ही बार दिया था। फिर लास्ट में उनका मेरिट आउट होने से मेरे को डीएफओ में सिलेक्शन मिला, दैट इज़ डिप्टी फील्ड ऑफिसर होता है हमारा पीएमओ के अंडर में। ओके, दैट्स ग्रेट। इट्स लाइक लॉन्ग जर्नी। या इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी। यू प्रिपेयर फ्रॉम एनी कोचिंग जो और सेल्फ? स्टार्टिंग में मेरा जो ऑप्शनल था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा है कि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, पर जो मेरा ऑप्शनल है वो मेरा हिस्ट्री है। तो मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए क्लासेस ली हुई है, बाकी जनरल स्टडीज़ तो मैंने खुद से ही करी है। ओके। और आपका बैकग्राउंड स्पेशली स्कूलिंग एंड उसके बारे में थोड़ा? जो मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है तो वो क्लास 6 तक तो यहीं से हुई है, राजस्थान से। राजलदेसर हमारा यहाँ पे एक गाँव है, वहाँ से करी है मैंने, राजलदेसर से। उसके बाद में मैं 2008 में बंगाल चली गई। तो मेरी जो क्लास 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन है वो मेरी कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ही हुई है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी? हाँ जी। ओके। वो मेरी पीएससी में जो बैचलरेट ऑफ साइंस है बायो के साथ में, तो उसमें मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके बाद 2018 से मैं इस यूपीएससी जर्नी में आ गई। तो साइंस फील्ड नहीं चूज़ किया तुसी? नहीं सर, साइंस फील्ड में क्योंकि थोड़ा सा ऐसा था कि ज़्यादा आइडिया नहीं था हमारे बैकग्राउंड में, और हमारे फैमिली में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो इतना गाइडेंस का मुझे कभी वो मिला नहीं कि एमएससी कर सकते हैं या फिर पीएचडी भी जा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत बाद में आइडिया हुआ। फिर ऐसा था कि नहीं, सरकारी नौकरी तो थोड़ी एक नौकरी होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले मेरे को आर्मी में जाना था, आई वॉन्ट टू जॉइन इंडियन आर्मी। तो मैं एनसीसी कैंडिडेट भी रही हुई हूँ। तो फिर हाँ जी, तो मैं उसके बाद से मेरे को उसी टाइम से था कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है कैसे भी, पर पापा अलाउ नहीं करते थे आर्मी के लिए। फादर साहब भी बात करेंगे। हाँ। आर्मी अलाउ नहीं किए तो वहाँ पे लड़के। मेरा मैंने छुप के एग्ज़ाम दिया था सीडीएस का, रिटर्न क्लियर हुआ। तो एक बार मैं एसएसबी गई तो स्क्रीन आउट हो गई। उसके बाद जब 2 एसएसबी मिले तो पापा ने जाने नहीं दिया, बोले क्या करना है आर्मी में। फिर मैंने कुछ बोला नहीं उनको। फिर मैंने सीएपी भी छुप के दिया। जब वो रिटर्न क्लियर हो गया तब पापा को बोले कि नहीं बेटा, ये भी बहुत अच्छी जगह है, आप जाओ देख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो भी उनका मना करने का आई थिंक एक ये रीज़न हो सकता है कि ज़्यादा पता नहीं था, एम्बिशियस भी हो सकते हैं उनका और भी प्लान। हाँ, वो तो सोच के रखते थे कि हमेशा से सिविल्स करना है आपको, चाहे कुछ हो जाए, आईएएस वाला एग्ज़ाम आपको देना है। वो तो हाथ धो के पीछे बढ़े हैं कि आप खुद कभी हार नहीं माने। मैं तो 5 अटेम्प्ट हो गए थे तो मैं तो छोड़ दिया था बीच में। 22 वाला अटेम्प्ट मैंने नहीं दिया था। 22 वाला नहीं दिया था? हाँ जी। तो पापा बहुत दुखी थे कि क्यों नहीं दिया तुमने, देना चाहिए तुम्हें। एंड क्योंकि उस टाइम पे मेरा भी खुद का रीज़न था कि मेरा खुद का जो स्टेट सर्विस है आरएस का, उसका मेंस था, तो मैं इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई। तो मुझे लगा कि फालतू। मैं ये पूछने वाला था, स्टेट पीसीएस के भी आपने दिए? हाँ, आरएस का दिया था? आरएस का दिया है मैंने, हरियाणा पीसीएस का भी दिया हुआ है 2 बार। उनका क्या कुछ? सर उसका भी नहीं हुआ था मेरा, उसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, पर आरएस का मेंस मैंने दिया था और मेरिट आउट में 8 नंबर से रह गई थी। फिर मैंने वापस। योर मीडियम? इंग्लिश मीडियम है सर मेरा। इंग्लिश मीडियम, ओके। फ्रॉम बिगिनिंग?
सर नहीं, स्कूलिंग मेरी हिंदी मीडियम से हुई है। Okay. और जो मेरी ग्रेजुएशन है सर वो तो कैसे बोलूँ, आधी इंग्लिश है और आधी बंगाली है। साइंस थी तो हाँ, आधी इंग्लिश और आधी बंगाली है क्योंकि बंगाली? हाँ जी। तो यू हमारे कैन स्पीक बंगाली एज वेल? हाँ जी सर, बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर्स होते थे वो बंगाल से थे तो बंगाली बोलते थे, तो हमारी बहुत अच्छी हो गई थी लैंग्वेज पे कमांड, आधी इंग्लिश आधी बंगाली। उसके बाद यूपीएससी की जर्नी मैंने इंग्लिश में चालू करी So है। you settled there, Bengal, your family. Yes, sir. So I can say you belong from a elite family. एलिट तो ऐसा सच नहीं बोल सकते, क्योंकि एलिट डिफ़ाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एलिट में ये होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो एजुकेटेड होना चाहिए। तो मैं अपनी जो फैमिली है, जो मेरे दादाजी है, उसमें मैं फर्स्ट फीमेल हूँ जो ग्रेजुएट हुई हूँ। अच्छा। यस, बोथ फीमेल्स और मेल्स में है, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ तो मैं पहले ग्रेजुएट हुई हूँ। मेरे छोटे दादाजी के घर में है, मेरे अंकल है, वो डॉक्टर है, तो मेरे घर में तो मैं ही पहली हूँ जो ग्रेजुएट हुई हूँ। By the way, your DOB like 1997 का है मेरा बोर्ड। 7 का है, ओके। एंड मैम ਤੁਸੀਂ स्टेम वाले सारे पे कब्जा कर लिया यूपीएससी पे, तो ह्यूमैनिटी वाले क्या करेंगे? और साइंस का इनोवेशन का काम है वो कौन करेगा? आप सारे इस सेक्टर में आ रहे हो, यूपीएससी है, स्टेट बीसी है, सब आप ही आप करे पड़े। नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेम वालों को थोड़ा सा ये वो रहता है, एक्सपोजर रहता है कि हम रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा इनोवेटिव माइंडसेट रहता है कि हाँ इसमें नहीं हुआ तो चलो उसमें ट्राई करते हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है सर, मैं तो ये तो बिल्कुल नहीं मानती कि ह्यूमैनिटी वालों का हमने कब्जा किया है, ऐसा कुछ तो भी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी सबको ओवरऑल सेम लेवल का फील्ड देता है। उनके लिए बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे ह्यूमैनिटी से हो, कॉमर्स से हो, आईआईटी से हो। हाँ, पिछले कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं कि इंजीनियर्स जो है वो 50-60% जो सीट्स है वो इंजीनियर्स कवर करते हैं। आई थिंक सर उसका भी एक रीज़न है कि वो स्टार्टिंग से ही उनका एजुकेशन इतना स्ट्रॉन्ग रहता है तो वो जल्दी कैप्चर कर पाते हैं। और ह्यूमैनिटी को सर ऐसा हमारे इंडिया में ऐसा समझा जाता है कि ह्यूमैनिटी वही लेते हैं बच्चे जिनका कम परसेंटेज आता है, पर आज के टाइम पे जैसे मैं देख रही हूँ कोलकाता में तो मैंने बहुत कम देखा है। हमारे तो आर्ट्स वो लेते हैं जिनकी 90% आता है, और साइंस वो लेते हैं जिनके 70% आते हैं, क्योंकि आर्ट्स अपने आप में कोलकाता पढ़ना ही- आप वेस्ट हाँ, बंगाल का बता रहे हाँ जी सर, उसमें आर्ट्स में पढ़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अलग चीज़ है, क्योंकि हर कोई इतिहास ज्योग्राफी नहीं समझ सकता हैं? सर। उनको दुनिया का रोल करना है ना। वही तो सर, वो हर कोई नहीं समझ सकता इसलिए। ओके, योर ऑप्शनल हाँ जी। हिस्ट्री रहा है हाँ जी आपका। हिस्ट्री रहा है तो हिस्ट्री के लिए आपने प्रिपेयर किया कोचिंग से। हाँ जी। स्पेसिफिक कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, आई अवॉइड, हाँ जी, क्योंकि कोई तुझे कोई एक दो कोई टीचर है, गाइडिंग फोर्स है, उसके पीछे आप बता सकते हो, क्योंकि हमारे इस देहात में पढ़ने वाली बहुत सारे, इवन मेरी सिस्टर्स प्रिपेयर कर रही है घर पे रह के, हाँ जी, हाँ सो जी। दे कैन लर्न फ्रॉम यू। मैंने जो ऑनलाइन मीडिया, जो भी ऑनलाइन पे जितने भी कंटेंट अवेलेबल है ना, उनका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था। जैसे कि ऑनलाइन में आप यूट्यूब पे जाओगे ना, आपको सारा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है ना, वो आपको फ्रीली अवेलेबल है, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी कोचिंग के साथ ही जाओ। दूसरा चीज़ जो एक आता है कि मोटिवेशन और गाइडेंस, जहाँ पे अगर हम फंस जाते हैं, कभी कभी हमें लगता है वो छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको हम थोड़ी ना पूछेंगे, ये तो बहुत सिली प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं होता। वो सिली प्रॉब्लम भी आपके लिए बहुत बड़ा सेटबैक बन सकती है आगे जाके। तो हाँ, मेरे गाइडेंस जो मेरे मेंटोर थे वो तो ऑलरेडी सर्विस में है, तो उन्होंने मुझे बहुत मदद किया। उन्होंने उस चीज़ के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों का सॉल्व किया है, उस चीज़ को लेके, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो मोटिवेशन से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली का इशू हो, तो उन्होंने बहुत गाइड किया है। वो ऑलरेडी सर्विस में है, वो और उनकी मिसेस दोनों ने मुझे बहुत हेल्प किया है। ओके, किसी का तो हाथ होता है, बोलते हैं ऐसा। और आपके फादर साहब और फैमिली से मैंने बात की थी, पहले बाहर बैठा था मैं, जी जी। तो वो काफ़ी चीज़ें मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर ली है। तो आई कैन से आपकी फैमिली मॉडरेट टू लिबरल है, कह सकते हैं? सर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। मेरी फैमिली, मैं बोल सकती हूँ, काफ़ी प्रोटेक्टिव है मेरे को लेके या सबको लेके, पर हाँ लिबरल तो है सर। अभी लड़कियों को, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे पापा पढ़ा रहे हैं, जितना, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, अगर मेरे पे कोई प्रेशर आने ही नहीं दिया आज तक उन्होंने, ना तो शादी को लेके, ना ही किसी और चीज़ को लेके, मैं इतनी बार फेल हो गई, तो ये चीज़ तो उन्होंने मुझे कभी फील नहीं होने दिया। एक बार के लिए खुद के लिए होता था कि भाई छोड़ देती हूँ, क्या हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मैं मतलब आप शायद आप पापा ने बताया होगा कि जो मैं हूँ, जो यूपीएससी लाइन में हूँ, मेरा भाई है वो पापा का बिजनेस काम जो है संभाल रहा है, उसके बाद वाली वो सीए कर रही है, फाइनलिस्ट है अभी, उसके बाद वाली वो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग है, और लास्ट वाली, हाँ जो लास्ट वाली वो लॉयर है, उसका अभी सेकेंड ईयर का है। उसने भी वेस्ट बंगाल में रैंक 15 आई थी उसकी। 15? हाँ, वेस्ट बंगाल का जो लॉ का एग्जाम तो होता है, जो भी गार्जियन देख रहे हैं तो सर की बोल रहे कि लड़कों को प्रायोरिटी देते हैं, पर
मुंडा है सर का, जाखड़ साहब का, वो तो बिजनेस रन कर रहा है, और तीनों कुड़ियाँ हैं चारों सर। वो चार हैं हम। चारों हर सेक्टर में झंडे गाड़ रही है, और डिफरेंट फील्ड में कितने भी जाएंगे तो काम पड़ेगा तो हम तो रीच आउट कर सकते हैं सर को, स्पेशली इजी हो जाएगा हमारे। एंड मैडम, आपने इतनी लॉन्ग जर्नी रही है, आपने इसमें एक पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, यूपीएससी ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन में ऐसा तो नहीं कहूँगा आइसोलेशन, पर सम सॉर्ट ऑफ पीस चाहिए, हाँ जी सर। तो वो किससे आप मैनेज करते हो, फैमिली रिलेशन एंड पर्सनल लाइफ, योर प्रिपरेशन? सर जो पहले के 1-2 साल से उसमें तो मैंने टोटली कट ऑफ कर दिया था अपनी, मतलब फैमिली ऐसा होता था कि पापा एक बार कॉल करते थे दिन में कि बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई, बस इतना पूछते थे। उसके बाद धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बिना फैमिली के, बिना सपोर्ट के, बिना तो आप नहीं रह सकते। फिर कोविड आ गया, मुझे तो ऐसा लगता है कोविड बहुत अच्छी चीज़ थी जो मेरी लाइफ में आई, ताकि मुझे वापस अपनी फैमिली के साथ रहने का मौका मिला। तो फिर मैं यहाँ पे राजस्थान शिफ्ट हो गई, मैंने यहाँ पे 3 साल रही। मैंने अभी आप इस टाइम यहीं राजस्थान में थे प्रिपरेशन? हाँ जी सर, मैं यहीं पे थी। सिर्फ जब मेरा मेंस का जो सेंटर था वो दिल्ली था, तो मैंने मेंस के लिए दिल्ली गई थी और यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए गई थी। उससे पहले मेंस आंसर राइटिंग कहाँ से की आपने? और सर मेंस के आंसर राइटिंग मैंने खुद से ही करी है, और एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, पर मेरे को डेंगू हो गया था मेंस के टाइम पे, तो मैं दे नहीं फिर भी पाई। वो भी मैंने दसो तुसी विच कोचिंग? सर नेक्स्ट आईएएस का मैंने नेक्स्ट लिया। आईएएस? हाँ जी सर। व्हाट अबाउट इनसाइट? सर इनसाइट का जो एक फ्री आता है इनसाइट सिक्योर करके, सर वो मैंने कंटिन्यूस 5 साल लिखे हैं। हर दिन 8 क्वेश्चन आते थे डेली, 4 उसके करंट के आते हैं, 4 बेसिक्स के आते हैं। तो हमारा पीयर ग्रुप बना होता है इनसाइट के, खुद जो डेली लिखते हैं ना उनका खुद का बन जाता है कि आप देखो। फिर आप क्या करते हो, जो 8-10 बच्चे और लिख रहे होते हैं ना, तो हर बच्चे से अगर हम एक एक चीज़ भी उठाएंगे तो बहुत आई थिंक हेल्प करता है। टेस्ट सीरीज़ में तो सर क्या होता है, वो तो बस ऐसे ही फुल लेंथ है तो चेक कर देंगे, पर इसमें हम हर दिन आंसर लिखते हैं तो एक बहुत इंप्रूवमेंट भी आता है, कंटेंट भी रीच हो जाता है हमारा, और एक आइडिया भी मिलता है कि हाँ इस आंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो वो बहुत हेल्प किया था मेरे को इनसाइट सिक्योर, मैंने सर लिखा है। उसको तो ज्वाइन करने का आई थिंक ज़रूरत क्या है, वो तो अवेलेबल है, वो उसका तो आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक्चुअली मैं काफ़ी जगह देखता हूँ शेड्यूल के बारे में बहुत बातें की जाती है, शेड्यूल होता है, इतने घंटे होते हैं, तो उसके बारे में क्या करना है? ये जस्ट ऐसा फैलाया हुआ रहता है या कुछ ऐसा इतनी 18 घंटे 12 घंटा वाला होता है, कुछ एग्जिस्ट करता है ऐसे कोई करने वाला? सर मैंने सारी चीज़ें ट्राई करी है पिछले 6 सालों में, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था तो मैंने हर चीज़ ट्राई करी है। स्टार्टिंग में आई यूज़ टू गो टू लाइब्रेरी इन द मॉर्निंग 6, रात के 11:30 तक आती थी मैं, जैसे बीच में 10 मिनट के लिए खाने के लिए उठती थी लंच मॉर्निंग, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। उसको आप 6 महीने 8 महीने इसके बाद ज़्यादा नहीं चला सकते आप। हाँ मेंस के टाइम पे आप पढ़ सकते हो क्योंकि आपके पास मोटिवेशन है, तो फॉर दैट पीरियड आप 15 घंटे भी पढ़ सकते हो। कोई ह्यूमन की कैपेसिटी होती है इतनी कि आप 6 घंटे सो के 15 घंटे पढ़ लो मेंस के टाइम पे। बट अगर कंटिन्यूस आपको 1, 2, 3 साल पढ़ना है इस जर्नी, और 2-3 साल तो चाहिए इस जर्नी को प्रॉपर, जो फर्स्ट टाइम में भी निकालते हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले से 1.5 साल से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो टाइम, हाँ टाइम तो मांगता है एग्ज़ाम, आप पढ़ो, हार्ड वर्क तो ज़रूरी है। किसी किसी का स्मार्ट वर्क होता है कि भाई जो चीज़ किसी बच्चे को 8 घंटे में समझ आती है उस बच्चे को 2 घंटे में भी समझ आए। तो सबका अपना ब्रेन है, सबके लिए अवेलेबल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना तो पड़ेगा आपको। दिन में अगर आप हर दिन 8-10 घंटे पढ़ते हो तो अच्छी चीज़ है। स्पेशली बेस्ट टाइम आपका नाइट में पढ़ने का या? नहीं सर, मैं अर्ली राइजर हूँ, मतलब मैं 4 बजे वाली बच्ची हूँ। एंड वन मोर थिंग, स्पेशली जो भी कंटेंट मिलता है हमारे यूपीएससी के लिए जो सेम होता है, हाँ जी, मेन जो कंटेंट है बेसिक अपन स्टैंडर्ड की बात करें तो उससे अपन यूनिक चीज़ें बनाने के लिए, आंसर राइटिंग में यूनिक कुछ बनाने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या एड ऑन कर सकते हैं? सर एक जो सबसे होता है कि हम सारे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं हम उसको फॉलो करते हैं, या जो टॉपर्स के नोट्स होते हैं उनको पढ़ रहे होते हैं। अब इसमें यूनिक क्या आएगा कि हम उनसे भी कुछ निकालें, टॉपर्स के नोट से कुछ चीज़ निकाल ली, वो एनसीईआरटी से हमने कुछ डेटा या एग्जाम्पल्स निकाल दिया, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। कुछ चीज़ ऐसी होती है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की होती है तो उसको उस सब्जेक्ट तक मत रखो, कि जैसे कोई हिस्ट्री की चीज़ है, अब लोग उसको सिर्फ हिस्ट्री में लिखेंगे, GS 1 में लिखेंगे, क्यों? उसको किसी और पेपर में भी लिख सकते हैं, हम GS 3 में भी यूज़ कर सकते हैं, GS 4 में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आता है सर कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को किस जगह यूज़ करें, वो बहुत मैटर कर जाता है। तो यूनिकनेस आई थिंक इसी में आता है। मैं तो बहुत नोट्स मेकिंग करती थी, मैं अपने नोट्स बहुत, मैं नोट्स बनाए आपने? हाँ, मैं जो पढ़ती थी मैं बहुत नोट, क्योंकि मेरा टेंडेंसी ऐसा होता था कि रट्टा तो मुझसे मारा जाता नहीं है, तो मुझे लिख लिख के हैंड की जो प्रैक्टिस होती है ना, कि हाथ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो मैं तो लक्ष्मीकांत, जैसे बच्चे बोलते हैं लक्ष्मीकांत के नोट्स नहीं बनाते,
मैं नोट्स ऐसा नहीं बनाती, बट जो चीज़ मुझे लक्ष्मीकांत की याद नहीं होती है वो एक पन्ना ले लेती हूँ, उस चैप्टर के ऊपर मैं लिखती हूँ, फिर वो पन्ना फेंक दूँगी, कोई दिक्कत नहीं, उसको दोबारा नहीं देखूँगी। पर जब नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ूँगी उस चैप्टर को तो हो सकता है कि 4-5 चीज़ें, क्योंकि लिखने से मेरे को याद हो गई, तो कभी कभी लिखने से भी, प्रैक्टिस से भी याद हो जाती है। और उससे क्या होता है कि राइटिंग प्रैक्टिस होती रहती है आपकी, हैंड राइटिंग स्पीड का कोई इशू नहीं आता, कंटेंट का कोई इशू नहीं आता। बाकी सर यूनिक तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, हर चीज़ यूनिक है। आप, मैं तो कहती हूँ सर, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो एग्जाम्पल्स थे हमारे, मैं तो एग्जाम्पल्स याद नहीं आ रहे थे वुमेन के मुझे, या फिर किसी एजुकेशन से, या फिर एग्रीकल्चर के। मैं तो अपने गांव के जो मैंने देखा है मैं वो उसको यूज़ कर लेती थी। अच्छा, अपन रूरल आज की डेली लाइफ में कुछ देख रही हूँ वो मैं एग्जाम में लिख के आऊँ, उनका कोई सेट पैटर्न नहीं है कि आप इस बुक से उठाओ, इसी न्यूज़पेपर से उठाओ, वो लिखो। यूपीएससी कॉन्शियस रहो। हाँ, यूपीएससी है कि आप अवेयर रहो कि आपके आसपास क्या हो रहा है। जैसे इस बार के GS3 में आया था वो कुछ सैटेलाइट से टोल टैक्स कटेगा, वो हमने, मतलब हो सकता है बच्चों ने पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा था। मैंने ऐसे ही कुछ ऐसे इंस्टाग्राम पे या फिर जैसे यूट्यूब होता है ना, उसे स्क्रॉल कर रहे थे और एकदम से आ गया वो कि हाँ, वो चीज़ उस टाइम पे माइंड में स्ट्राइक कर गया। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे बताई थी, नितिन गडकरी जी ने बोला था, ऐलान किया था, अब वो 20 नंबर का क्वेश्चन था, बताइए। वो मैंने लिख दिया, क्योंकि जस्ट बिकॉज हमने कहीं देखा है, कहीं पढ़ा है, कहीं भी सुना, वो चीज़ आप बस यूज़ करो उसमें। सोशल मीडिया का यूज़ करते हो आप? तो मैं यूट्यूब का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। यूट्यूब सारे यूपी से स्पेंड करते हैं। व्हाट्सअप, बाकी कुछ नहीं सर। ओके। एंड इसमें अपन देखते हैं तो आजकल जो ग्लोबल इश्यूज है ये सारे सब्जेक्ट में GS में इन्वॉल्व करने लग गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए करंट अफेयर्स का रोल कैसे देखते हैं आप? सर क्योंकि जो भी इश्यूज हो रहे हैं आज राइजिंग है करंट टाइम में, चाहे अपन हमास वाला ये इशू इजराइल देख लीजिए, चाहे यूक्रेन का देखिए, या US ट्रेड वार का देख लीजिए, तो स्ट्रीम में क्यों ना ऑप्शनल में आप में कहीं ना कहीं अपने को आंसर बनाने के लिए भी वो चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? कोई गाइडेंस जो आज की देहात में बैठे उन बच्चों को इतना ध्यान नहीं है, ना ही उनके पास रिसोर्सेज तो है, ऑनलाइन सबके पास एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं भटक जाती है। वही है सर, बहुत सारी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी खतरनाक होती है। तो कंट्रोल्ड वे में कैसे चले? कंट्रोल वे में कैसे चले? कोई भी एक न्यूज़पेपर, कोई भी। आप कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करते थे? सर मैं आधा टाइम के लिए द हिंदू पढ़ती थी, और आधा 6 महीने के लिए द हिंदू, 6 महीने के लिए इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि मैं वो न्यू इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस। हाँ ओके, शायद न्यू भी कुछ फॉलो करते आएगी। अच्छा, आई रीड सर। अबाउट, मैं यही 2 न्यूज़पेपर फॉलो करती आई थी मोस्टली। इनमें द हिंदू प्रेफर करोगे आप? अगर आपको अभी मैं कहूँ कि यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है, आज से स्टार्ट करनी है? द हिंदू तो अच्छी है, बहुत अच्छा है न्यूज़पेपर है, आप एडिटोरियल पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको यूपीएससी का कंटेंट निकालना है, उसमें बाकी इन्फॉर्मेशन किसने क्या पॉलिटिक्स किया, वो चीज़ नहीं पढ़नी होती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यूपीएससी का सिलेबस सामने रखो, न्यूज़पेपर रखो, आपको पता हो PYQ में क्या क्या यूपीएससी पूछ रहा है, तो आप चाहे कोई भी न्यूज़पेपर हो, चाहे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, टेलीग्राफ हो, कोई भी न्यूज़, इवन मैं तो कहती हूँ जो न्यूज़ आती है आपकी, जो आकाशवाणी आती है, दूरदर्शन आती है, या फिर कोई भी राज्यसभा, लोकसभा, संसद TV आती है, उनकी डिबेट्स देख लो भाई, पैनल देख लो कि कौन से पैनल अच्छे हैं, क्या बता रहे हैं, उनके पॉइंट्स है, उठा के लिख लो। द हिंदू एनालिसिस होता है जो यूट्यूब पे, हाँ वो जी, कौन हाँ। सा प्रेफर करते हो? कोई देखना चाहिए न्यूज़पेपर? नहीं सर मैं, अगर जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिया था एनालिसिस के, एक ओनली IAS करके सुनील सर, ओनली IAS, हाँ जी, सुमित सर है, सुमित सर, तो सर काफ़ी उनका- शॉर्ट में आता है। हाँ, वो काफ़ी शॉर्ट में आता है, और टू दी पॉइंट मुझे ऐसा लगता है बता देते हैं कि क्या चाहिए, इधर उधर की ज़्यादा चीज़ें नहीं है उसमें, बता देते हैं कि हाँ यूपीएससी में इतना पढ़ना है आपको, ये इस एडिटोरियल में लिखा है, ये इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी तो सर आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही हो, और मुझे ऐसा लगता है इतनी लंबी जर्नी होती है, न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यू एवर फॉलो राव IAS DNA काइंड ऑफ आता है? सर उनकी एक DNA आती तो सी सर, पर मैंने ऐसा कुछ फॉलो नहीं DNA किया ऐसा उनका। कुछ नाम है? ओके ओके, इन डेप्थ आता है। हाँ, और in आज एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है पूरा, जो मार्केट में इतने सारे कोचिंग्स आ गई है, मटेरियल आ गए है, तो मैं यही कह रहा हूँ, आप पहले भी पूछा है, ट्रैप में फंस रहे हैं जो बच्चे हैं, उनके लिए जो एक वो यूनिक पाथ पे कैसे चल सकते हैं इस फील्ड में आने के लिए? क्यों कि आज जो आपके फादर साहब लिबरल है, इससे सारे लिबरल नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जॉब को लेके स्टक है। हमारे जो देहात है, जो रूरल कल्चर वाले है, या जट कल्चर कहूँ, तो जॉब के लिए स्टक है, जो दिल्ली तक कब्जा लेना या कलम की जो ताकत मिलती है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो जॉब पे स्टक रहते हैं। उन लोगों के लिए कुछ आप 2 वर्ड कहिए कि चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए एंड
मैं तो यही कहूँगी पहले सपने देखिए। पेरेंट्स के लिए हाँ जी, पेरेंट्स मुझे जो आपकी सिर्फ छोटी निक्की बहनें सिस्टर्स तैयारी कर रही है, क्योंकि आज़ादी बहुत कम है, आज ऑर्थोडॉक्सी हावी है आज भी हमारे एरियाज़ में, एंड कुछ उनको भी वो थर्स्ट रेप का आज दौर चल रहा है, उन बच्चियों के लिए भी क्या कहना चाहोगी? उस तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है, थर्स्ट रेप जो चल रहा है, यू कैन से बॉडी शेमिंग हो गया कुछ भी। अच्छा, मैं तो यही कहूँगी, चाहे पहले क्या होता है कि सब बोलते हैं बच्चों को सपने देखने के लिए, मैं तो कहती हूँ पहले माँ बाप को भी सपने देखने चाहिए कि मेरा बच्चा इस उम्र में जाके ये बन सकता है। जब वो सपने देखेंगे तब उनमें ये अपने आप ही इच्छा आ जाएगी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा। फिर तो किसी चीज़ से लड़ जाएंगे, फिर तो उनका बच्चा खुद ही लड़ जाएगा, क्योंकि जब माँ बाप का सपोर्ट है तो फिर क्या सपोर्ट चाहिए उनको दूसरों का। बाकी मुझे पेशेंस लूज करते हैं उनके लिए, सब पेशेंस तो लूज़ करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा ये होता है कि आजकल का जो सोशल मीडिया है उसमें ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गया, उनको हर छोटी चीज़ बहुत ही इंस्टेंट छोटे टाइम में चाहिए, बड़ी सक्सेस बहुत ही कम टाइम में चाहिए कि हाँ मेरे को फर्स्ट टाइम में, तो थोड़ा वो पेशेंस तो लाना होगा। उसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं तो बात ही करती थी अपने मम्मी पापा से, मेडिटेशन एक्सरसाइज करती थी। वन मोर थिंग, आपका हिस्ट्री ऑप्शनल था, ऑप्शनल के अलावा जीएस में हिस्ट्री के लिए आपने कोई बुक से, आपने तो आपका ब्रोडर हो गया फिर भी, लेकिन जीएस के लिए हिस्ट्री के लिए कुछ बुक बताइए आपको। सर मैंने जो बेसिक थी वो एनसीईआरटी फॉलो करी थी हिस्ट्री की। उनकी आती है आवर पास करके क्लास 7, 8, 9 की। उसके बाद आते हैं थीम्स इन इंडिया। उसके बाद सर एक तमिलनाडु की हिस्ट्री की बुक है वो, हाँ, तो ओल्ड तमिलनाडु की बुक है, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटीज में साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा कम बताया जाता है, मेन स्ट्रीम, हाँ मेन स्ट्रीम के बारे में ज़्यादा है, तो वो उससे कवर किया था। बाकी सर एक स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, पर आजकल तो यूपीएससी पूछ नहीं रहा उतना स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन, तो डाइवर्स है। बोरिंग नहीं है, कैसे देख? मेरे पास तो सर छोटी वाली है, अभी तो इतनी मोटी आ गई है वो। मेरे पास तो छोटी वाली है जिसको मैं आराम से पढ़ सकती हूँ, तो मुझे ज़्यादा बोरिंग लगती नहीं है वो, क्योंकि बहुत बार पढ़ा है। तो मेरा ऑप्शनल है, तो मेरा तो इंटरेस्ट है उसमें हिस्ट्री में, तो मुझे थोड़ी बोरिंग कम लगती है। बाकी मैं हिस्ट्री सर किताबों से कम पढ़ती हूँ, जो बच्चों ने लिखे होते हैं ना आंसर्स कि हाँ इसने ऐसा लिखा है, वीडियोज़ वगैरह देख लेती हूँ कि अच्छा ये फ्रेंच रिवोल्यूशन में ये चल रहा था। बाकी सर पता होना चाहिए, हिस्ट्री में लिख तो अब लेंगे ही ना, मैंने जो चेंज हुआ है। मृणाल सर की इकोनॉमी पढ़ी है, मृणाल सर। और सर मैंने मृणाल के स्टार्टिंग में 1 साल पढ़ी थी इकोनॉमी, हाँ, अब तो बहुत बड़ी हो गई सर वो, तो रिवीजन करना बहुत मुश्किल है। मैंने नोट्स बना रखे अपने, जो भी इकोनॉमिक्स के थीम्स वाइज थे उन्होंने पढ़ाया था सर ने, तो मुझे पता था इस थीम से क्वेश्चन आता है, तो मैं 1200 पेज थोड़ा सा लास्ट में आता, तो मैंने खुद के सर से ही नोट्स बना लिए थे, उनको बार बार रिवाइज करके, कुछ अपडेट आ जाता है जैसे इकोनॉमिक सर्वे का आता है, बजट का आता है, उनको अपडेट कर लेते सर। यूपीएससी में हाँ जी सर, यूपीएससी में है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जो मेरी पहली तो है वो तो आईएएस ही है सर, उसके बाद मेरी आईपीएस है, उसके बाद फॉरेन सर्विस है, उसके बाद आईआरएस है सर। आईआरएस, हाँ जी, उसके बाद मैंने डेनिक्स और डेनिप्स को ऊपर रखा है। अच्छा, एंड कार्टर? सर कार्टर मेरा होम स्टेट तो राजस्थान है, बाकी जो मेरा सेकंड प्रेफरेंस है वो मेरा वेस्ट बंगाल है। सेकंड प्रेफरेंस वेस्ट बंगाल? हाँ जी, वेस्ट बंगाल ड्यू टू योर, बिकॉज मेरा परमानेंट एड्रेस है वहाँ का। एंड आई होप थिंक सो कि आपको आईपीएस से मिलेगा, उम्मीद करते हैं आपको आईएएस मिले, डीसी बनो तुसी, एंड अगर आप डीसी बनते हो होप सो ऐसा कुछ होता है लाइक आईएएस की पोस्ट इंक्रीज भी कर दे आप यूपीएससी एंड ओबीसी में हो, सो आप बीकानेर के डीसी बनते हो और आपके ताऊजी या तोड़ाराम जी और हम धरना देते हैं, वोलेंट हो जाते हैं, तो आप कैसे डील करोगे हमसे? कोई इशू, फार्मर इश्यूज़ को लेके हम आते हैं, वोलेंट हो गया धरना प्रदर्शन, कैसे डील करोगे आप? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन भी हो जाएगा पर्सनल रिलेशन का, उसको कैसे डील करोगे आप एज ए कलेक्टर? एज ए कलेक्टर तो सर मेरे पास पावर है, क्योंकि मैं पहले जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी जो मांगे हैं पहले उनको डेफिनेटली सुनूंगी, क्योंकि जो धरना प्रदर्शन हो क्यों रहा है। दूसरा सर, अगर वो वॉयलेंट हो जाता है किसी भी कारणवश, तो जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उनका लीडर है, जो समाज के बाकी अदर लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनसे बातें करेंगे पहले तो कि सर आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किस तरह से निकाला जा सकता है। क्योंकि सर अगर कोई भी वॉयलेंट होता है जिसमें जान माल की क्षति या हानि होती है, किसी के भी नुकसान है, तो सर वो तो सबका नुकसान, वो देश का नुकसान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए इस चीज़ में, तो उनसे वार्तालाप करके उन्हीं के थ्रू ही समाधान निकाला जाएगा सर। उनसे बातचीत करके कि सर आपकी जो समस्याएं हैं उनका हल धरना प्रदर्शन करके या फिर बड़े लेवल पे पहुंचा के आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए, ना कि वॉयलेंट। क्योंकि सर वॉयलेंट में तो सभी का नुकसान है, चाहे वो सरकार का हो, चाहे जनप्रतिनिधि का हो, चाहे नेता का हो,
सबका नुकसान है। अभी हम कह सकते हैं आप पब्लिक एसेट बन गए, फैमिली एसेट नहीं रहे। सर दोनों ही है, हमारा तो दोनों ड्यूटी है, पब्लिक एसेट्स भी, फैमिली अभी भी। फादर साहब को माता जी को लबासना लेके जाओगे? भगवान मौका दे सर। हमारे लिए भी एक टिकट बनाना है, मैं भी जरूर, फैमिली जरूर। मेम्बर बन के चला जाऊँगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैडम एक आप वेस्ट बंगाल में रहिए, वहाँ आपको कार्डर मिलता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हाँ जी। राइज हो रहा है, तो उससे कैसे देखते हैं? आपने वहाँ कुछ ट्रेवल वगैरह की है क्या? इश्यू ग्राउंड रियलिटी क्या है वहाँ की? सर अभी तो नहीं है लेफ्ट विंग रहा, क्योंकि लेफ्ट विंग पिछले 10 साल में बहुत कम हो गया। अब तो हार्डली 10-12 डिस्ट्रिक्ट बची है भारत में, वो वेस्ट बंगाल में अब है नहीं, अब वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़। हाँ, जो दांतेवाड़ा Red बक्सर Corridor। रीजन है, हाँ सर उसी में। बंगाल में शुरू हुआ था सिलीगुड़ी में हाँ। 1960 के आसपास, पर अब वो ख़त्म हो गया। हमारा जो एक ऑपरेशन चला था, वहाँ की खुद की वेस्ट बंगाल की पुलिस, पैरामिलिट्री, BSF और जो हमारी CRPF है, इन्होंने ऑपरेशन चलाया था, तो सिलीगुड़ी से पूरा खात्मा हो गया है हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। अब ऐसा सच नहीं है। उनकी जो मांगे थी जल ज़मीन जो को लेके थी, वो सॉल्व हो चुकी है। अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म बंगाल में इतना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो पुलिस थी उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है वहाँ पे। जो लोगों की प्रॉब्लम थी उनका समाधान किया है, तो वो जो शिफ्ट हो गया है अब इधर की तरफ, पर वो भी अब डेवलपमेंट की तरफ अब तो डेवलपमेंट की बहुत ध्यान दिया गया है। स्पेशली जो इंडियन रेलवे डेवलपमेंट कर रही है, क्योंकि पहला था कि नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल कनेक्ट नहीं था हमारा, तो इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत आती थी। अब रोड, रेल, सारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चालू हो गई है, तो उसकी वजह से डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम एंड एज ए सोसाइटी वेस्ट बंगाल और राजस्थान में क्या डिफरेंशिएट देखते हो आप? एजुकेशन आपके जो भी है कलीग्स है, आपके कज़न है, वो यहाँ भी पढ़ते हैं कॉलेज में और वेस्ट बंगाल में आप पढ़े हो, तो उसमें क्या चीज़ें है जो थोड़ा बहुत फर्क बताइए? ज़्यादा फ़र्क तो क्योंकि अब ऐसा है नहीं, क्योंकि सबके बोर्ड्स के जो सिलेबस है स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं अब तो भारत में, चाहे वो स्टेट बोर्ड के हो चाहे सेंट्रल बोर्ड के हो, सबको सेम लाइन पे ला दिया है। तो बोर्ड के या फिर एजुकेशन के बेसिस पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, एक जो फ़र्क की मुझे ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा इशू हो सकता है। बंगाल में थोड़ा सा डेवलप है, स्पेशली बंगाल में। हाँ जी, बंगाल में जो साउथ बंगाल है, स्पेशली जहाँ पे मैं रही हूँ, कोलकाता, तो वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग से बंगाल तो हब रहा है ना नहीं एजुकेशन फिर का। भी जो मासेस है आज भी वो गरीबी में ज़्यादा है वहाँ की मासेस देखे तो कम। सर उसका रीज़न है, उसका रीज़न एजुकेशन नहीं है, उसका रीज़न ये है कि सर बंगाल के आसपास के स्टेट देखिए आप, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेबर्स है। वो कहाँ जाएंगे काम करने के लिए? बंगाल जाएंगे, क्योंकि बंगाल, कोलकाता पहले राजधानी थी देश की, उन्नीस तो वो एक है उनमें एक इमिग्रेशन वाला इशू भी है, इमिग्रेशन इशू भी है सर, बंगाल से, बंगाल बहुत बड़ा, बांग्लादेश से। हाँ जी सर। ओके ओके, सो दैट्स फ्रॉम आवर साइड कॉमरेड्स एंड ग्लेड टू टॉक यू मैम। Thank you so much. फैमिली को बुलाइए। सर जाकर साहब आइए, आप भी मैसेज दीजिए, जो भी पेरेंट्स है देख रहे देहात के ही है। मैडम ममता दीदी का भी सर बता रहे थे ट्वीट आया है, वो तो आप वेट कर रहे हैं आपको बंगाल का ऑर्डर मिले। थैंक यू सो मच, आई एम ऑल्सो वेटिंग टू मीट हर। ये फैमिली है सरला चौधरी जी की, जाखड़ जी की, सर शंकरलाल जी जाखड़ है, जमुना जी चौधरी। सर आप भी मैसेज दीजिए जो परिवार देख रहे हैं, और कैसा फील कर रहे हैं आप इस रिजल्ट? बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी बेटी ने इतनी मेहनत और लगन की है। देखो हम तो हमें तो शाबाशी मिल रही है, इसी की बदौलत मिल रही है। बहुत कॉल आ रहे हैं आज, बहुत ज़्यादा, मतलब कल से ये सोचो ना कि हमारे फ़ोन में मतलब टाइम भी नहीं मिल रहा है हमें। जो नहीं करते थे उन लोगों का भी कॉल आ रहा है। नहीं, बिल्कुल जोड़ रहे हैं रिश्ता पूरा, मतलब कहाँ से, पंजाब से, अमेरिका से, USA से भी सुबह फ़ोन आया मेरे पास। अच्छा, यूक्रेन से फ़ोन आया, बहुत जगह से, मतलब कई जगह से, बाहर से, विदेशों से फ़ोन आ रहे हैं। बाहर जो लोग रह रहे हैं मेरे मित्र, जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, मेरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। पंजाब से आया, लुधियाना से आया, जालंधर से आया, काफ़ी जगह से। ये सब मेरी बेटी की मेहनत की देन है, और मैं मेरी बेटी को बहुत शाबाश देता हूँ। वो तो कि बेटियाँ हो तो ऐसी हो। आपने मसाले तैयार कर दिए है। नहीं, हमने कुछ नहीं किया, मेरी बेटी की मेहनत है, और बेटी की मेहनत की वजह से हमारा भी नाम हुआ है। हमें बहुत प्राउड है, और इतनी खुशी है मत पूछिए। पूरा क्षेत्र, पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे क्षेत्र को, और एक हम किसान वर्ग से इस जगह हमारी बेटी ने मुकाम हासिल करके और हमारा नाम रोशन किया है। इससे बड़ी हमारे लिए खुशी क्या हो सकती है? मैडम रिजल्ट आया था उस टाइम आप क्या कर रहे थे? मैं अकेली थी, बैठी थी घर पे, मम्मी पापा तो ट्रेन देखा आप भी नहीं था या कॉल आया था किसी का? मम्मी का फ़ोन आया था। अच्छा, माता जी आप भी कुछ मैसेज दीजिए, कैसा फील कर रहे हो? मैं तो बहुत ही अच्छा कर रही हूँ,
और मैं तो आई कहना और चाहूँगा सबसे बड़ा मेरा ऑल देन ही इंडिया इनका है। कहीं भी हो, माता हो, बच्चों को अच्छी तरह से सुनी शिक्षा दो, आगे बढ़ाने की कोशिश करो। और सबसे बड़ा सहयोग मेरी वाइफ का है, और मेरे बेटा- बच्चों का सबसे देखो बेटा मेरे को कभी शाबाशी ऐसा ही मेरे होता है। बच्ची और इनने आपस नहीं माता जी का रोल हर परिवार में सबसे ज़्यादा रहा है, रोल रहा है। बहुत बिल्कुल मेरी पत्नी का बहुत बहुत तो बड़ा साथियों, सबसे ये बड़ा- था जाखड़ परिवार, मिलके बहुत अच्छा लगा और आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जो भी नेक्स्ट जनरेशन है उसको और बिल्कुल मैं सारे किसान लोगों भाइयों से निवेदन करूंगा, बेटियों को हमेशा घर से बाहर निकालिए और पढ़ाइए। बच्चों से बेटों से ज़्यादा बढ़ के होती है। मैं तो हमेशा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, बेटियों को और आगे बढ़ाइए। और गर्ल्स को इजी होता है गर्ल को एक्सेस करना। तो सरला जाखड़ जी आपको गाइडिंग फोर्स की तरह काम करेंगी, जो भी यहाँ पे बिल्कुल। जो नज़दीक है प्रिपरेशन कर रही है तो उनसे गाइडेंस भी ले सकती है। एंड थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। मैडम थैंक यू। थैंक यू बहुत